इंदौर पैलेस। इस वक्त रणविजय और आकृति एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। करीब 15 मिनट के बाद रणविजय आकृति से दूर होते हुए, आज के लिए इतना काफी है, ये कहते ही वह आकृति से दूर हो जाता है। रणविजय से दूर होते ही आकृति अपने शरीर के हर जगह में एक दर्द का उसे एहसास होता है। आकृति अपनी गर्दन पर हाथ रखकर, ये मुझे दर्द क्यों हो रहा है, ये कहते हुए उठकर आईने में जाकर अपना चेहरा देखती है तो यह देखकर उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है कि उसकी गर्दन और शरीर के हर कोने में लब बाइट के निशान थे। आकृति उन निशान को देखते हुए सीधा अपनी नजर रणविजय की तरफ घुमाती है तो देखती है कि रणविजय इस वक्त शैतानी मुस्कुराहट किए उसकी तरफ ही देख रहा था। आकृति पैर पटकते हुए रणविजय की तरफ जाती है। वह गुस्से भरी आवाज में, ये क्या किया है आपने, कोई इस तरीके से किस करता है। लेकिन आकृति की बातों का इस वक्त रणविजय पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वह अपने बस चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी आकृति तेज आवाज में, आप पागल तो नहीं हो गए हो, भला ये सब कौन करता है, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी। ये सुनते ही रणविजय, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मेरा जब मन करेगा और जैसा मन करेगा मैं वैसा करूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती। ये सुनते ही आकृति, आप मेरे साथ भला ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको पता है ना। यह कहते ही आकृति चुप हो जाती है। तभी रणविजय आकृति की बात को पूरा करते हुए आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। वह धीरे से आकृति के कान में, आई नो डार्लिंग, मैं बेहद अच्छे से जानता हूँ कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये कहते ही आकृति की गाल पर वह हल्की सी किस करके अपना फोन पकड़कर बालकनी में चला जाता है। दूसरी तरफ आकृति रणविजय के इस तरीके के बदलाव से बेहद हैरान रह जाती है। वह धीमी सी आवाज में, इन्हें क्या हुआ है, कभी ये गुस्से में बात करते हैं तो कभी प्यार से बात करते हैं और कभी कभी तो मुझे ही पूरा इग्नोर कर देते हैं और तब समझ में नहीं आता कि इनके लिए मैं क्या हूँ। लेकिन जो भी है ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये कहते वह भी वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ प्रिया जी के रूम में शालिनी प्रिया जी की तरफ देखते हुए, दीदी कल करवा चौथ है तो क्या, ये कहते ही वह शालिनी अगले ही पल चुप हो जाती है। तभी प्रिया जी शालिनी को देखते हुए, हाँ मुझे पता है कल करवा चौथ है, लेकिन आगे क्या। तभी शालिनी, क्या आकृति रणविजय के लिए फास्ट रखेगी। ये सुनते ही प्रिया जी, देखो शालिनी, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मैंने भी हर रीति रिवाज को फॉलो किया था, लेकिन रणविजय के पापा के चले जाने के बाद इन सब रिवाजों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रणविजय की शादी हो चुकी है तो उसकी पत्नी ना रखे। जी सुनते ही शालिनी, पर जीजी आप जानती हैं ना कि आकृति एक मॉडल है, वह ज्यादातर अपने कामकाज में बिजी रहती है और ये फास्ट बहुत ही कठिन फास्ट है, सारा दिन भूखा रहना पड़ता है, तो आकृति कैसे रखेगी। वैसे भी मैंने देखा है आज की जनरेशन की लड़कियां इन सब रिवाजों को फॉलो नहीं करती। ये सुनते ही प्रिया जी, हाँ शालिनी मैं भी जानती हूँ, इसी वजह से मैं आकृति को ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी। लेकिन मैं आकृति को देखकर इतना समझ चुकी हूँ कि एक वह बहुत ही संस्कारी लड़की है। बेशक वह इंडिया की फेमस मॉडल रही है, लेकिन वह अपने कल्चर को नहीं छोड़ेगी। बाकी देखते हैं, उसे जैसा ठीक लगेगा हम वैसा करेंगे। दूसरी तरफ मेहरा इंडस्ट्री समीर किसी से फोन पर बात करते हुए, मिस्टर कश्यप जी प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए, मिस आकृति खुराना की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से आज वह शूट पर नहीं आ पाई। दूसरी तरफ से मिस्टर मेहरा, आप पिछले एक हफ्ते से ये सब बातें कर रहे हैं, हमने इसके बदले आपको एडवांस भी पैसे दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी काम डिले हो चुका है। ये सुनते ही समीर अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, आई नो मिस्टर कश्यप, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम जल्द से जल्द आपका काम शुरू करवाते हैं। ये सुनते मिस्टर कश्यप, नहीं मिस्टर समीर मेहरा, मैं आपको सिर्फ एक दिन का वक्त देता हूँ, अगर कल तक मिस आकृति ने अपना काम शुरू नहीं किया तो फिर उसका हर्जाना आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं आपसे डबल पैसे लूंगा, लीगल एक्शन लूंगा और साथ ही साथ आपकी कंपनी को पूरा बर्बाद करके रख दूंगा। तभी समीर गुस्से में, ये क्या कह रहे हैं मिस्टर कश्यप, सोच समझकर बात कीजिए, आप किससे बात कर रहे हैं। ये सुनते मिस्टर कश्यप दांत पीसते हुए, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, आपकी वजह से अगर मुझे नुकसान हुआ तो उसका हर्जाना तो आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये कहते मिस्टर कश्यप फोन कट कर देते हैं। तभी समीर गुस्से से अपना फोन पटक देता है और जैसे ही वो फोन पटकता है तो केबिन में सिया एंटर करती है। सिया समीर की हालत को देखकर तुरंत उसके पास आते हुए, क्या हुआ है समीर, इतना गुस्से में क्यों हो। तभी समीर गुस्से से अपनी चेयर पटकते हुए, ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा कंपनियां हैं जिनका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन सब के सब इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ये सुनते सिया, लेकिन क्यों। तभी समीर गुस्से भरी आवाज में, सब कुछ उस आकृति की वजह से हो रहा है, मैंने सब कंपनियों से एडवांस से पैसे लिए हैं, अब जब उन्हें काम नहीं मिलेगा तो वह लोग तो चिल्लाएंगे ही ना,
आखिर मैं कितने दिनों तक उन लोगों को तो घुमाता रहूंगा। ये बिजनेस है, बिजनेस। अगर बिजनेस में अगर कोई भी लापरवाही हुई तो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते सिया गुस्से भरी आवाज में, उस आकृति की इतनी हिम्मत हो चुकी है, लगता है उसके पर काटने पड़ेंगे। तभी समीर, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। मैं उसे सुबह से कम 50 से ज्यादा कॉल कर चुका हूँ, लेकिन उसने मेरी एक कॉल का आंसर नहीं किया। आखिर आजकल रहती कहाँ है, मुझे ये जानना ही पड़ेगा। ये कहते ही वह अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। दूसरी तरफ राठौर पैलेस। रणविजय सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी आकृति रणविजय को देखते हुए, इनकी वजह से आज मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी। अगर ऐसी हालत में गई तो किसी न किसी को मुझ पर शक हो जाएगा और ज्यादातर समीर को बहाना भी बना नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, इन्हें भी आज परेशान करूंगी। ये कहते आकृति रणविजय के बगल में चली जाती है। वह रणविजय के माथे और गले पर हाथ रखते हुए, जिसे देखकर रणविजय, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? तभी आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए, एक्चुअली मैं देख रही थी कहीं आपको बुखार तो नहीं हुआ। ये सुनते ही रणविजय, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये सुनते ही आकृति, एग्जैक्टली मेरा नहीं बल्कि आपका खराब हो चुका है। आपको पता भी है आपने मेरे साथ क्या किया है? ये कहते ही आकृति अपनी गर्दन की तरफ इशारा करती है, जिसे देखकर रणविजय के चेहरे पर फिर से एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। ये देखते ही आकृति, इतना कुछ करने के बाद भी आपकी हंसी छूट रही है, कैसे इंसान हो आप? मुझे लगता है कि आप पागल हो चुके हो, आपको जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। आकृति के मुंह से ऐसी बात सुनते ही रणविजय तुरंत आकृति का हाथ पकड़कर उसे अपने पाँव में बिठा लेता है। इस वक्त दोनों के चेहरे बेहद नजदीक थे। तभी आकृति, मेरा हाथ छोड़िए, आपने मुझे क्यों पकड़ कर रखा है? आप ये मत सोचना कि बार बार आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी। तभी रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, आकृति के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, देखो मिसेस आकृति राठौर उर्फ माई वाइफ, मैं तो तुम्हारे साथ बार बार और जितनी बार होगा मैं उतनी बार ये सब करूंगा, और इन सब को करने में तुम नहीं रोक पाओगी। रणविजय के मुंह से ये सारी बातें सुनकर आकृति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत रणविजय के कंधे पर अपनी दोनों बाहें डालकर, ओके मिस्टर रणविजय राठौर उर्फ माई हस्बैंड, वैसे आपका और क्या क्या करने का मन कर रहा है ये भी बता दीजिए, या आप कहें तो शुरुआत मैं ही कर देती हूँ। ये कहते ही आकृति रणविजय की गर्दन पर किस करने के बहाने उसकी गर्दन पर एक जोरदार बाइट करती है, जिससे रणविजय आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। आकृति जैसे दोबारा बाइट करने की कोशिश करती है कि तभी कमरे में शालिनी जी और प्रिया जी एंटर करते हुए, कहाँ हो रणविजय बेटा? प्रिया की आवाज सुनते ही रणविजय और आकृति पलट कर देखते हैं, पर आकृति तुरंत रणविजय से दूर होते हुए गिरने वाली थी कि तभी रणविजय ने आकृति को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। यह देखकर शालिनी और प्रिया जी शर्माने लगती है। आकृति यह देखते हुए, क्या कर रहे हैं आप, मुझे नीचे उतारिए। इस वक्त आकृति बड़ी ही धीमी आवाज से रणविजय को बोल रही थी। तभी रणविजय आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, डार्लिंग तुमने ही तो शुरुआत की थी ना, अब फिर शर्मा क्यों रही हो? तभी आकृति, प्लीज मुझे नीचे उतारिए, कम से कम आपकी मॉम के सामने तो ऐसा मत करिए, मुझे शर्म आ रही है, ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तभी रणविजय, कुछ नहीं सोचेंगे, तुम ज्यादा सोच रही हो, उन्हें पता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी के बीच ये सब चलता रहता है, बल्कि इससे ज्यादा ही। ये कहते ही रणविजय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ आकृति भी रणविजय की बातों का मतलब अच्छे से समझ चुकी थी। वह तभी धीमी सी आवाज में, प्लीज आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, फिलहाल के लिए मुझे नीचे उतार दीजिए। ये सुनते ही रणविजय, पक्का ना, मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा करोगी? तभी आकृति, हाँ मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। ये सुनते ही रणविजय तुरंत आकृति को नीचे उतार देता है। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। दूसरी तरफ शालिनी जी खांसते हुए, अब दोनों पति पत्नी का प्यार हो चुका हो तो हमारी भी कोई बात सुन ले, हम कितनी देर तक यहाँ पर खड़े रहें? ये सुनते ही रणविजय शालिनी को देखते हुए, चाची आप भी ना। तभी रणविजय प्रिया जी की तरफ देखते हुए, मोम बोलिए आपको क्या कहना है? प्रिया आकृति की तरफ देखते हुए, आकृति बेटा कल करवा चौथ है, मुझे यही कहना था कि क्या तुम फास्ट रखोगी? पता ही होगा ये फास्ट पति के लिए रखा जाता है, क्या तुम मेरे बेटे की लंबी उम्र बढ़ाने के लिए ये फास्ट रखना चाहोगी? ये सुनते ही आकृति की आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। वह रणविजय की तरफ देखती है। तभी रणविजय ने मन में, मॉम को कैसे समझाऊं कि हम बस नाम के पति पत्नी हैं, हमारे बीच वह पति पत्नी वाला प्यार नहीं है। ये सोचते हुए तभी रणविजय प्रिया जी को देखते हुए, नहीं मॉम, वह कैसे रख सकती है, जानती हो ना वह अपने कामकाज में बिजी रहती है, सारा दिन भूखा भी नहीं रह पाएगी, वह नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही प्रिया जी, हाँ बेटा मैं भी जानती हूँ, इसी वजह से मैं आकृति से पूछने के लिए आई थी। मैं अभी तक शॉपिंग के लिए कोई सामान भी नहीं खरीदा, मैंने सोचा पहले आकृति से पूछ लेती हूँ, लेकिन तुम जो कह रहे हो वह सही कह रहे हो।
ये कहते हुए प्रिया जी जैसे ही पलटने वाली थी कि तभी आकृति पीछे से, मैं रखूंगी ये फास्ट। ये सुनते ही रणविजय आकृति की तरफ देखता है। तभी आकृति प्रिया की तरफ बढ़ते हुए, ये फास्ट मैं रखूंगी। ये सुनते ही प्रिया जी, मुझे मालूम था कि आकृति इस फास्ट को जरूर रखेगी क्योंकि वह रणविजय से बेहद प्यार करती है। ये बात सुनते ही आकृति रणविजय की तरफ देखने लगती है। तभी रणविजय अपने मन में, मॉम आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो। आपको पता नहीं है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि किसी और से प्यार करती है और शायद ये फास्ट भी उसी के लिए रखेगी। तभी प्रिया जी रणविजय की तरफ देखते हुए, तो बेटा आज तुम आकृति को अपने साथ शॉपिंग के लिए लेकर जाना। मैं आकृति को लिस्ट बनाकर दे दूंगी कि सुहाग की कौन कौन सी चीजें खरीदनी है। ये सुनते ही आकृति, ओके मॉम। ये कहते ही प्रिया जी जैसे ही मुड़ने वाली थी कि तभी वह आकृति की गर्दन की तरफ देखते हुए, लेकिन बेटा तुम्हारी ये गर्दन पर लाल कलर का निशान क्यों हुआ है और तुम्हारे होठ भी काफी सूज चुके हैं। ये सुनते ही आकृति को शर्म आने लगती है। पर रणविजय की तरफ देखते हुए, वो मॉम एक्चुअली एक कीड़े ने काट लिया। तभी प्रिया जी रूम की तरफ देखते हुए, रोज तो मैं रूम को अच्छे से क्लीन करवाती हूँ, बल्कि रूम तो दिन में 2 बार क्लीन करवाया जाता है। सारी चीजों का इतने अच्छे से मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन मेरी बहू को किस कीड़े ने काट लिया। तभी शालिनी जी पीछे से, दीदी बड़ा कीड़ा इसी रूम में है, आप अच्छे से देखिए। तभी प्रिया शालिनी की बातों का मतलब समझने की कोशिश करते हुए, उसका ध्यान रणविजय की तरफ जाता है जो इस वक्त अपनी आंखें दूसरी तरफ करके खड़ा था। शालिनी प्रिया जी की तरफ बढ़ते हुए, चलो दीदी हमारा काम हो चुका है, इन दोनों पति पत्नी को अकेला रहने देते हैं। ये कहते ही प्रिया और शालिनी वहां से चली जाती है। प्रिया सीढ़ियों से उतरते हुए, शालिनी मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो चुका है। ये सुनते ही शालिनी, हाँ वो आकृति की वजह से हुआ है। तभी प्रिया, हाँ तुम सही कह रही हो। मैंने इतने सालों से आज तक कभी भी रणविजय के दिल में किसी लड़की के लिए प्यार नहीं देखा, बल्कि उसे तो लड़कियों से नफरत थी। हमने कितनी बार उसका रिश्ता लगवाने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार बहाना बनाकर लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन देखो भगवान का करिश्मा, मेरे बेटे को एक ऐसी लड़की से प्यार हो चुका है जिसके पीछे वह दीवाना हो चुका है। अब तो उसे हमारे सामने भी शर्म नहीं आती। ये कहते ही शालिनी और प्रिया जी हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ रणविजय आकृति को गहरी निगाहों से देख रहा था। तभी आकृति, अब बाप मुझे इस तरीके से घूर क्यों रहे हैं। तभी रणविजय आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, तुमने मॉम को यह क्यों कहा कि तुम फास्ट रखोगी? वैसे भी तुम्हें ये फास्ट रखने की जरूरत भी क्या है? ये सुनते ही आकृति, मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जैसे आपकी मर्जी होती है ना, वैसे मेरी मर्जी है, मैं जो भी करूं। ये कहती आकृति वहां से चली जाती है। तभी रणविजय अपने मन में, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा इनोसेंट है, लेकिन तुम उसका फायदा उठा रही हो। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन करो जो तुम्हें करना है, मैं तुम्हारे सारे किए कराए पर पानी फेर दूंगा। ये कहते ही रणविजय वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आकृति बालकनी में खड़ी होकर अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी कि तभी दूसरी तरफ से समीर, स्वीट हार्ट तुम कहाँ थी? आखिर तुम कहाँ रहती हो? मैंने पता लगवाया है, लेकिन तुम अब अपने फार्म हाउस में नहीं रहती। ये सुनते ही आकृति, इसका मतलब है समीर मेरा पता लगवा रहा है कि मैं कहाँ रहती हूँ। अगर इसे सच मालूम हो गया तो? तभी आकृति बात को संभालते हुए, एक्चुअली समीर मैं फार्म हाउस में अकेली रहकर बोर हो जाती हूँ। तुम तो जानते हो तुम मुझे वक्त नहीं देते, इसी वजह से मैं बस अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और उसके बाद तुम्हें पता है ना, मैंने बताया था मेरी एक आंटी है जो ठीक नहीं है, तो मैं उनके पास चली जाया करती हूँ। ये सुनते ही समीर, ठीक है, वैसे तुम काम में कब ज्वाइन कर रही हो? तुम्हें पता है काफी कंपनियां गुस्सा हो रही हैं क्योंकि उन्होंने पैसे भी वापस ले लिए हैं, लेकिन कुछ तो कह रहे हैं कि वह हमारी कंपनी पर लीगल एक्शन लेंगे। ये सुनते आकृति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वह मासूम सा चेहरा बनाते हुए, ये सब कैसे करने के बारे में बोल सकते हैं? हमने पिछले 10 साल में कंपनी को खड़ा करने में कितनी मेहनत की है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। ये सुनते समीर को यह एहसास होने लगता है कि शायद आकृति भी अभी भी उसके साथ है। तभी आकृति समीर से प्यार से बात करते, समीर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरे लिए कब वक्त निकालोगे। आकृति यह सब बातें कर रही थी कि तभी रणविजय पीछे से आकर खड़ा हो जाता है। वह इस वक्त आकृति की बातें सुन लेता है। वह अपने मन में, मुझे पता था कि तुम यही कुछ करोगी। शक्ल से इतनी इनोसेंट लगती हो, लेकिन कोई भी तुमसे धोखा खा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से समीर, स्वीट मैं भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना तुम अभी छुट्टी पर हो। अगर मैं भी छुट्टी कर लूंगा तो कंपनी को कौन देखेगा, इसी वजह से। लेकिन तुम इस बात को छोड़ो, तुम ये बताओ कि कल तुम मेरे लिए फास्ट रख रही हो ना? फास्ट की बात सुनते ही आकृति के हाव भाव बदल जाते हैं। वह बात को संभालते हुए, हाँ समीर मैं तुम्हारे लिए कल फास्ट रख रही हूँ।
हर साल रखती हूँ तो कल भी रखूंगी, ये कोई पूछने वाली बात है क्या? इस बात को सुनते ही रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। उस वक्त उसकी आंखों में बेहद गुस्सा था। तभी दूसरी तरफ से फोन में, मुझे पता था मेरी स्वीटहार्ट कभी भी फास्ट रखना नहीं भूलेंगी, वह तो मेरी लंबी उम्र के लिए हर साल मेरे लिए दुआ करती है। रणविजय ये सारी बात सुनने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। करीब 10 मिनट के बाद आकृति जैसे रूम में एंटर करती है तो देखती है कि रणविजय इस वक्त क्लोजेट रूम की तरफ जा रहा था, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि शायद वह तैयार होकर कहीं जाने वाला है। तभी आकृति रणविजय के पीछे पीछे क्लोजेट रूम की तरफ चली जाती है। तभी आकृति रणविजय को देखते हुए, आप कहीं जाने वाले हैं क्या? रणविजय ये सुनते ही, हाँ, मैं ऑफिस जाने वाला हूँ। आकृति रणविजय के सामने आते हुए, लेकिन अभी तो हमें शॉपिंग करने के लिए जाना था ना, कल करवा चौथ का फास्ट रखना है मुझे। तभी रणविजय गुस्से भरी निगाहों से आकृति को घूरता है। रणविजय अपने मन में, कितनी बड़ी झूठी हो, किसी और के लिए फास्ट रख रही हो, लेकिन मुझे और मेरे घर वालों को यह दिखा रही हो कि ये फास्ट तुमने मेरे लिए रखा है। दूसरी तरफ आकृति रणविजय को इस तरीके से घूरता पाकर अपने मन में, आखिर मुझे फिर से ये क्यों घूरे हैं? जब भी ऐसे निगाह से देखते हैं तब मुझे इनसे डर लगता है। फिर से अचानक इन्हें क्या हो गया? कहीं ये फिर से गजनी तो नहीं बन चुके? आकृति अपने मन में यह सब सोच रही थी। तभी रणविजय, तुम्हें फास्ट रखना है ना तो तुम जाओ, मेरा बहुत अर्जेंट काम है। ये कहते रणविजय अपनी शर्ट उतार कर एक व्हाइट कलर की शर्ट पहनने लगता है। रणविजय इस वक्त आकृति के सामने ही कपड़े चेंज करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ आकृति आराम से रणविजय को देख रही थी। तभी वह रणविजय के मसल्स को देखते हुए, ये कितने हैंडसम हैं, ये कहते हुए आकृति रणविजय के पूरे बदन को देखने लगती है। तभी रणविजय को अपने ऊपर किसी की नजर का तपिश का एहसास होता है। वह जैसे ही अपनी नजर सामने करता है तो देखता है कि आकृति उसे ही घूर रही थी। यह देखकर रणविजय आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है कि आकृति तुरंत अपनी आंखें आई रोल करते हुए, ठीक है आप जाइए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कहते हुए जैसे ही क्लोजेट रूम से निकलने वाली थी कि रणविजय ने उसे पकड़कर सीधा उसके दीवार के साथ लगा दिया। रणविजय की आंखों में बेहद गुस्सा था, जिसे देखकर आकृति धीमी आवाज में, देखिए मैंने आपको फोर्स नहीं किया है, आपका नहीं मन है तो आप मत जाएं। लेकिन ये कहते हुए आकृति अपने होठों को बाइट करना शुरू कर देती है। तभी रणविजय आकृति के होठों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए, तुम बहुत बोलती हो, कभी कभी तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो, लेकिन कभी कभी, ये कहते ही अगले पल रणविजय चुप हो जाता है। तभी आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए, कभी कभी क्या? तभी रणविजय अपनी नजर दूसरी तरफ करते हुए, कुछ नहीं, ये कहते हुए अगले पल उसका हाथ छोड़ देता है। लेकिन इस वक्त आकृति रणविजय का हाथ पकड़कर उसके सामने चली आती है और फिर, आप भी मुझे कभी कभी समझ में नहीं आते, कभी कभी आपको गुस्सा आता है तो कभी आपको प्यार आता है तो कभी कभी आप मुझे ही भूल जाते हो, आखिर क्या हो? ये सुनते ही रणविजय के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आती है। वह आकृति की गर्दन पर अपने होठ टिका देता है और अगले ही पल धीरे से फुसफुसाते हुए, लेकिन जो भी है वह बहुत ही ज्यादा बेहिसाब है, जो शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये कहते ही वह धीरे से आकृति की गर्दन पर अपने होठों को रब करना शुरू कर देता है। रणविजय की बेहद करीब जाते ही आकृति अपने मन में, ये मुझे क्या हो रहा है? जब भी ये मेरे करीब आते हैं तब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, बस दिल करता है कि मैं इन्हीं में समा जाऊं। तभी कुछ देर बाद रणविजय आकृति से दूर हो जाता है। आकृति ये देखते हुए, क्या हुआ है अब आपको? रणविजय क्लोजेट रूम से जाते हुए, कुछ नहीं, ये कहते हुए बेडरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तभी आकृति रणविजय के पीछे पीछे चली जाती है। आकृति रणविजय के सामने जाते हुए, इसका मतलब आप मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं जाएंगे? ये सुनते ही रणविजय गुस्से भरी आवाज में, ओ कमॉन आकृति, अब मैं और तुम ही इस रूम में हो, अब मुझसे क्या छुपा रही हो? तुमने जिसके लिए भी ये फास्ट रखा है तुम उसके साथ जाओ ना। तभी आकृति ये बात सुनते ही, क्या मतलब है आपका? मैंने किसके लिए रखा है फास्ट? तभी रणविजय वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है कि आकृति तुरंत रणविजय के सामने आती है। आकृति रणविजय को देखते हुए, आपने ये जो बात बोली है उसी बात को पूरा करो, आखिर आपके दिमाग में क्या चलता है? कभी आप कुछ कहते हो तो कभी कुछ, आखिर आप इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो? ये सुनते ही रणविजय आकृति के बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, यह बात तो तुम्हें अपने आप से पूछनी चाहिए, या फिर मैं तुम्हें ये कहूंगा, अगर तुम दो नाव पर पांव रखोगी तो यही कुछ होगा ना, इसी वजह से सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ये कहते ही वह सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। तभी आकृति अपने मन में, मुझे इनकी ये घुमा फिरा कर बोलने की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन यह मत सोचना कि मिस्टर राठौर कि आज मैं आपको ऑफिस जाने दूंगी। आज आपने मेरी भी ऐसी हालत कर दी है जिसकी वजह से मैं इस कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती, तो आप कैसे जा सकते हैं? मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। ये कहते ही आकृति अपनी गर्दन पर बाइट वाली जगह पर हाथ रख लेती है और अगले ही पल एक दुपट्टा ओढ़कर सीधा प्रिया जी के रूम की तरफ चली जाती है।
आकृति प्रिया जी के रूम के अंदर एंटर करने से पहले ही अपना चेहरा मासूम सा बना लेती है और फिर प्रिया जी को देखते हुए, मॉम। आकृति की आवाज सुनते ही प्रिया आकृति को देखते हुए, हाँ बेटी बोलो, क्या कुछ काम था? तभी आकृति, नहीं एक्चुअली आप जानते हैं ना कि रणविजय ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। मैं ये फास्ट दिल से रखना चाहती हूँ, लेकिन देखिए वह मुझे छोड़कर ऑफिस जाने वाले हैं। हालांकि मैंने उन्हें मना भी किया है, लेकिन अगर आप कहेंगे। ये कहते आकृति चुप हो जाती है। तभी प्रिया जी आकृति की बात का मतलब समझते हुए, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। जानती हूँ मेरा बेटा थोड़ा कठोर है, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा है। अपनी माँ को इनकार बिल्कुल नहीं करेगा। ये कहते प्रिया जी जैसे अपने रूम से बाहर हॉल में जाती हैं, तो देखती हैं कि इस वक्त रणविजय किसी से फोन पर बात करते हुए प्रिया जी की तरफ आ रहा था। रणविजय फोन रखते हुए, मॉम मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। तभी प्रिया जी रणविजय को देखते हुए, बेटा तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे। ये सुनते ही रणविजय, लेकिन मॉम मुझे अर्जेंट काम है। ये सुनते ही प्रिया जी, तू पूरा साल काम करता है, आज तक कभी भी हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन बेटा आज मैं तुमसे कह रही हूँ, आज तू छुट्टी कर और बहू को लेकर जा शॉपिंग करवाने के लिए। आकृति का ये पहला करवा चौथ है और इसमें करवा चौथ में सुहाग का सामान पति ही खरीद कर देते हैं, जो कि तेरा फर्ज है। ये सुनते ही रणविजय जैसे इनकार करने वाला था कि तभी प्रिया जी अपनी कसम दे देती हैं, जिसकी वजह से रणविजय चुप हो जाता है और आखिरकार उसे प्रिया जी की बात को मानना पड़ता है। प्रिया जी वहां से जैसे निकलती हैं कि तभी आकृति प्रिया जी के रूम से निकलते हुए रणविजय की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल करती है। रणविजय को समझ में आ चुका था कि आकृति ने ये जानबूझकर किया है। तभी वह अपने मन में, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बहुत शौक है ना मेरी पत्नी बनने का, ठीक है फिर झेलना इस पति को भी। दूसरी तरफ मोनिका छुपकर ये सारी बातें सुन रही थी। वो अपने मन में, तो ओ ये फास्ट रखने वाली है, लेकिन मिसेस आकृति राठौर, ये तुम कैसे सोच सकती हो कि मेरे होते ये होने दूंगी? हर वक्त मैं तुम दोनों के बीच में आऊंगी। ये कहते उसके फेस पर हल्की शैतानी मुस्कुराहट आती है। तभी वह रणविजय की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, अनजान बनने की कोशिश करते हुए रणविजय को देखते हुए, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल चुके हो, मैं तुम्हारे पास आने वाली थी। ये सुनते ही रणविजय, क्यों क्या हुआ है? तभी मोनिका, वो एक्चुअली मुझे कुछ सामान लेना था, मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ आज मैं शॉपिंग करने के लिए चलूंगी। ये सुनते ही रणविजय मोनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए, ठीक है अभी आधे घंटे के बाद हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। ये सुनते ही मोनिका खुशी से रणविजय को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ आकृति यह देखते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। वह गुस्से भरी आवाज में, ये छिपकली मतलब हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये कहते हुए आकृति की निगाह रणविजय के फेस पर जा रही थी, जो इस वक्त आकृति की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। क्या आकृति रणविजय के लिए ये फास्ट रख पाएगी? जानने के लिए उसको आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।